कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लम्हों से गुजार देती है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ भाड़ से भरे स्टेशन पर भी ऐसी परछाइयां मौजूद हो सकती हैं जो इंसान की नजरों से छुपी रहती हैं, और जब वो परछाइयां सामने आती हैं तो आपकी सांसें थम जाती हैं? आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए रहस्यमयी और डरावना बना दिया। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अधूरी रात में, जहां हम आपको सुनाते हैं डर और रहस्य से जुड़ी वो कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद में भी चैन से सोने नहीं देंगी। अगर आप हॉरर और सस्पेंस पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा, और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी भयानक और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देती है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए उस घटना से रूबरू होने के लिए जो सुनने में तो एक यात्रा जैसी लगती है, मगर सच में वह यात्रा किसी के लिए मौत से भी भयानक साबित हुई। यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। अर्जुन मिश्रा की जिंदगी आम लड़कों जैसी थी, मगर उसके अंदर हमेशा से एक बेचैन करने वाली जिज्ञासा पलती रहती थी। वह हर चीज को ज्यादा ध्यान से देखता, हर छोटी आवाज, हर छाया को पकड़ लेता। दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे कि वह हवा में बातें खोजता है, पर अर्जुन जानता था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आंखें तो देखती हैं पर दिमाग मानने से इनकार कर देता है। उसके भीतर कहीं न कहीं यह डर भी था कि एक दिन यही जिज्ञासा उसे किसी ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। उस दिन की सुबह बड़ी सामान्य थी, मगर अर्जुन के मन में अजीब सी घबराहट थी। परिवार गांव जाने की तैयारी कर चुका था। पिताजी ने टिकट पहले ही बुक कर ली थी और शाम तक वे सब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 7 बजे का समय रहा होगा। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि जैसे पूरा शहर वहीं जमा हो गया हो। लोग अपने अपने सामानों के साथ धक्का मुक्की करते, चिल्लाते और सीटी की आवाज में खोए हुए दौड़ते भागते दिख रहे थे, मगर अर्जुन की नजर भीड़ से परे उन छायाओं पर थी जो प्लेटफॉर्म की पीली लाइटों के नीचे अस्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती थीं। हर छाया में उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे घूर रहा है। स्टेशन की हवा में एक ठंडापन था जो उस मौसम के हिसाब से बिल्कुल अनजाना था। अगस्त का महीना, उमस और पसीने का समय होना चाहिए था, मगर वहां एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसके सीने को जकड़ लिया हो। अर्जुन ने पसीना पोंछते हुए चारों तरफ देखा। पिता टिकट चेक कर रहे थे, माँ बच्चों को संभाल रही थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी भीतर का डर गहराता जा रहा था। 8 बजे ट्रेन आई और जैसे ही गाड़ी रुकी, भीड़ ने बाढ़ की तरह उस पर धावा बोल दिया। अर्जुन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, मानो पूरा डिब्बा हवा निगल रहा हो। किसी तरह पिता ने उसे ऊपर की बर्थ पर चढ़ने के लिए कहा। ऊपर लेटते ही उसने चैन की सांस ली, मगर बेचैनी उसके सीने में अब भी गहरी धड़क रही थी। धीरे धीरे रात उतर आई। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़कर भाग रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ काले जंगल और सुनसान रास्ते दौड़ते नजर आते। डिब्बे में हल्की रोशनी थी, बाकी सब सो चुके थे, मगर अर्जुन को बार बार ऐसा लगता रहा कि कोई उसे घूर रहा है। हर बार जब वह करवट बदलता तो उसकी नजर डिब्बे के अंधेरे कोनों पर जाती। वहां कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके सीने में धड़कन तेज हो जाती। करीब आधी रात के बाद अर्जुन की नींद टूट गई। आंख खुलते ही उसने महसूस किया कि पूरे डिब्बे में सन्नाटा है। सिर्फ लोहे की पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। उसे अचानक प्यास लगी और साथ ही वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। धीरे धीरे वह नीचे उतरा। पांवों की आहट तक उसे भारी लग रही थी। वॉशरूम तक जाते जाते उसने देखा कि ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई है। वह बाहर झांका तो प्लेटफॉर्म पर अंधेरा पसरा था। दूर दूर तक रोशनी की कुछ बुझी बुझी टिमटिमाती लाइटें थीं, मगर अजीब बात यह थी कि वहां लोग चल फिर रहे थे।
सफेद कपड़े पहने, धीमी चाल में चलते, मानो हवा में तैर रहे हों। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि इतनी रात को यहाँ इतना रौनक सा माहौल क्यों है। जिज्ञासा ने डर पर जीत पाली और वह ट्रेन से नीचे उतर आया। हवा ठंडी थी, पर साथ ही उसमें एक अजीब बदबू घुली थी, जैसे पुराने खून और जले हुए लोहे की मिली जुली गंध। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह कुछ दूर खड़ी थी, सिर झुकाए हुए, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। अर्जुन ठिठक गया। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे उसकी ओर देखने लगी। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने खुद को समझाया कि शायद यह कोई साधारण यात्री होगी, मगर तभी लड़की ने धीमी चाल से उसके पीछे पीछे आना शुरू किया। अर्जुन ने तेज कदम बढ़ाए, पर हर बार जब वह मुड़कर देखता, लड़की उतनी ही दूरी पर खड़ी मिलती, न पास आती न दूर जाती, बस घूरती रहती। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आग्रह था, जैसे वह अर्जुन से कुछ चाहती हो। उसने साहस जुटाकर पूछा, आप इसी ट्रेन से जा रही हैं क्या? लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, मगर मुझे यहीं उतरना था। रात हो गई है, अकेले डर लगता है। क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में ऐसी मासूमियत थी कि अर्जुन का डर थोड़ा कम हुआ। उसने सोचा कि शायद यह लड़की सचमुच मदद चाहती है, और फिर उसके मन में कहीं एक हल्की उम्मीद भी थी कि शायद दोस्ती का कोई सिलसिला शुरू हो। उसने हामी भर दी और दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर जाने लगे। जैसे ही वे चलते गए, अर्जुन को महसूस हुआ कि स्टेशन अजीब तरीके से बदल रहा है। थोड़ी देर पहले जहां भीड़ सा नजर आ रहा था, वहां अब वीरानी फैल गई थी। सारी लाइटें बुझ चुकी थीं, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा का शोर था। लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई थी। फिर अचानक उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन का शरीर ठिठक गया। उस स्पर्श में बर्फ की तरह ठंडक थी, ऐसी ठंडक कि हड्डियां चटक जाई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर लड़की के चेहरे की ओर देखा और उसकी रूह कांप गई। चेहरा खून से सना हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से बार बार वार किया हो। उसका आधा हाथ कटा हुआ लटक रहा था और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। अर्जुन के पांव कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में फंस कर रह गई। लड़की की आंखें अब लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़की का चेहरा उसके सामने था, आधा खून से सना, आंखें लाल चमकती हुई और आधा हाथ कटा हुआ, खून टपकता हुआ। उस दृश्य को देखकर अर्जुन की रूह तक कांप गई। उसने गले से चीख निकालने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने कसकर दबा दी हो। हल्की सी घुटी हुई कराह उसके होंठों से निकली और उसी क्षण लड़की ने अपने लंबे लंबे नाखून उसकी गर्दन पर गड़ा दी। उसकी नाखूनों की ठंडक और धारदार चुभन ने अर्जुन के पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हैं, गला कसकर जकड़ लिया गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़की की मुस्कान और भयानक हो गई थी, जैसे वह उसकी हर सांस पर अधिकार जमा चुकी हो। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं। उसने लड़की को धकेलने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत किसी अदृश्य शक्ति में बदल चुकी थी। तभी अचानक पीछे से तेज आवाजें आईं। अर्जुन! पिताजी की चीख गूंजी और उनके साथ कुछ यात्री भागते हुए वहां पहुंचे। उनके आते ही वह लड़की एक तेज हवा की तरह उड़ी और हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही माहौल फिर सामान्य सा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर अर्जुन जमीन पर गिर चुका था। उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था और उसकी सांसें बेहद हल्की थीं। पिताजी ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और घबराए स्वर में मदद मांगने लगे। तभी भीड़ से एक व्यक्ति आगे आया। वह मध्यम उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में गहरी गंभीरता झलक रही थी। उसने खुद को डॉक्टर कहा, रघुवंशी बताया। उसके हाथ में हमेशा एक छोटा मेडिकल किट रहता था। बिना देर किए उसने पट्टी बांधनी शुरू की और खून रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज बेहद सख्त थी, जल्दी पानी लाओ और कोई टॉर्च जला दो। डॉक्टर की मदद से किसी तरह अर्जुन की सांसें धीरे धीरे लौटने लगीं, मगर उसके चेहरे पर खौफ साफ लिखा था।
उसकी आंखें बार बार इधर उधर भाग रही थीं, जैसे अभी भी वह लड़की कहीं आसपास खड़ी होकर उसे देख रही हो। जब उसकी हालत थोड़ी सुधरी तो बाकी यात्री उसे घूरने लगे। कोई फुसफुसा रहा था कि शायद यह लड़का बुरे सपने का शिकार है, कोई कह रहा था कि अंधविश्वास है, और कोई मानता था कि उसे कोई मानसिक बीमारी होगी। पिताजी ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये सब बस उसका वहम है, शायद नींद में डर गया होगा। माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर वह भी बेटे को कसकर सीने से लगाए रही। पर अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ भ्रम नहीं था। उस लड़की का ठंडा हाथ और खून से सना चेहरा आज भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। ट्रेन की अगली मंजिल पर उसे तुरंत उतारकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी धारदार चीज ने उसे नोचा हो। डॉक्टरों ने सबको समझाया कि यह किसी जानवर या इंसान का हमला हो सकता है, मगर कारण साफ नहीं था। अस्पताल का कमरा सफेद दीवारों और हल्की सी दवाई की गंध से भरा हुआ था, मगर अर्जुन को वहां भी सुकून नहीं मिल रहा था। हर रात जब वह आंखें बंद करता, उसे वही लड़की दिखाई देती। कभी खिड़की के पार खड़ी रहती, कभी दरवाजे के पास। उसकी आंखें अब भी वैसे ही चमकती थीं, मानो कह रही हों कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात जब सब सो चुके थे, अर्जुन ने करवट बदलकर खिड़की की ओर देखा। बाहर चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी, मगर उसी रोशनी में उसने उसे देखा। वही लड़की, उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी और खून से सना चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज फिर से गले में दब गई। लड़की की आंखें उसकी आंखों से टकराई और उसने धीरे से होंठ हिलाए। मैं लौट आई हूं। अस्पताल के कमरे में अर्जुन दिन में जितना शांत लगता, रात होते ही उतना ही बेचैन हो जाता। सफेद दीवारों और चमकती ट्यूबलाइट के बीच उसका मन किसी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता। जब बाकी मरीज सो जाते और गलियारों में सिर्फ नर्सों के धीमे कदमों की आवाजें सुनाई देती, तब उसके कमरे का माहौल बदल जाता। हवा ठंडी होने लगती, दिल की धड़कन तेज हो जाती और ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य परछाई उसकी ओर झुक रही हो। हर रात उसका डर और गहरा होता जा रहा था। खिड़की के बाहर चांदनी बिखरी रहती, लेकिन वही चांदनी उसके लिए डर की वजह बन चुकी थी। पहली रात उसने खिड़की से झांकती वही लड़की देखी थी, खून से सना चेहरा और भयानक मुस्कान। दूसरी रात जब उसने नजर डाली तो लड़की हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी ठंडी और तीखी थी कि कानों में सीटी की तरह गूंज उठी। तीसरी रात वही चेहरा आंसुओं से भरा दिखाई दिया, जैसे वह दर्द में हो। कभी हंसना, कभी रोना, ये सब इतना अचानक होता कि अर्जुन समझ ही नहीं पाता कि यह सपना है या हकीकत। डॉक्टर बार बार समझाते कि यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। वे कहते, कभी कभी डर हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है और हम उन चीजों को सच मानने लगते हैं जो असल में होती ही नहीं। मगर अर्जुन जानता था कि यह सब झूठ है। उसने उस लड़की के नाखून अपनी गर्दन पर महसूस किए थे। उसका खून आज भी वहां था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह सच्चाई थी। इसी बीच नर्स संध्या ने उसकी हालत पर ध्यान देना शुरू किया। वह बाकी नर्सों की तरह सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही। एक रात जब उसने देखा कि अर्जुन बार बार खिड़की की तरफ घूर रहा है, तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें जो दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिखता। यहाँ कई मरीजों ने वही चीज महसूस की है। लोग कहते हैं इसे स्टेशन वाली आत्मा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने और भी धीरे आवाज की, ये आत्मा उसी जगह से जुड़ी है जहां तुमने उसे पहली बार देखा। अगर उसने पीछा शुरू कर दिया तो बच पाना आसान नहीं होगा। अर्जुन चुप रह गया। उसके मन में सवाल थे। यह आत्मा कौन थी? क्यों वह बार बार उसी के सामने आती थी? मगर भीतर कहीं उसे यकीन था कि संध्या सच बोल रही है। दिन के उजाले में अस्पताल सामान्य लगता। डॉक्टर आते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते और चले जाते। मगर रात होते ही सब बदल जाता। गलियारों में सन्नाटा गहराता। दूर से सिर्फ किसी मशीन की बीप बीप सुनाई देती। मगर इस सन्नाटे में भी अर्जुन को हमेशा लगता कि कोई उसके कमरे तक आ रहा है। कई बार उसने दरवाजे की दरार से अजीब परछाइयां गुजरती देखीं। लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जो इंसानी आकार की तो थीं, मगर उनके हाव भाव सामान्य नहीं थे।
एक रात जब वह करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, उसे कानों में बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह इतनी धीमी थी कि शब्द पहचानना मुश्किल था, मगर कुछ ही क्षण बाद वही आवाज और साफ हो गई। तुम मेरे हो। अर्जुन का खून जम गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी और सन्नाटा। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, मगर तभी उसे अपने बेड के पास कुछ ठंडी बूंदें गिरती महसूस हुईं। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ। वह खून था, गाढ़ा और चिपचिपा। वह घबरा कर ऊपर देखने लगा और उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। छत से वही लड़की उल्टी लटक रही थी। उसके बाल हवा में झूल रहे थे। चेहरा सीधा अर्जुन की आंखों के सामने था। खून उसके कटे हुए हाथ से टपककर सीधा अर्जुन के बिस्तर पर गिर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। अर्जुन ने गला फाड़कर चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज फिर से कहीं खो गई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने सारी ताकत खींच ली हो। लड़की का चेहरा धीरे धीरे उसके ओर पास आता गया। कई दिनों की दहशत और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने अर्जुन को छुट्टी दे दी। वह बाहर से सामान्य दिख रहा था, मगर अंदर का डर उसकी आत्मा को खोखला कर चुका था। उसके चेहरे पर वही बेचैनी, वही थरथराती सांसें साफ झलक रही थीं। परिवार ने सोचा कि गांव का शांत माहौल उसके मन को सुकून देगा, इसलिए सबने वापसी का फैसला किया। इस बार ट्रेन की जगह बस से सफर तय किया गया, ताकि पुरानी यादें दोबारा न उभरें। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस ने जैसे ही शहर छोड़ा और सुनसान रास्तों पर कदम रखा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बीच जंगल में बस अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने कहा कि इंजन गर्म हो गया है, जबकि थोड़ी देर पहले सब ठीक था। दोबारा स्टार्ट हुई तो कुछ किलोमीटर बाद फिर वही समस्या। हर बार बस रुकती तो अर्जुन को महसूस होता मानो हवा भारी हो रही है और कोई अदृश्य परछाई खिड़की से झांक रही है। उसके कानों में वही धीमी फुसफुसाहट गूंजती, तुम मेरे हो। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे गांव पहुंचे। अर्जुन का पैतृक घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली की तरह खड़ा था। बाहर से देखने पर ही उसमें एक अजीब डरावनी खामोशी थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई निकलती थी। दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे पर पड़ी जंग मानो सालों से खामोश चीखों को दबाए बैठी थी। हवेली के चारों तरफ पेड़ ऐसे झुके थे जैसे वे भी उस घर पर छाए साए का हिस्सा हों। जैसे ही परिवार ने घर में कदम रखा, अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अंदर का वातावरण दमघोटू था। सीलन की गंध, अंधेरे कोनों में मकड़ी के जाले और पुराने फर्नीचर की चरमराहट। दिन में भी घर अंधेरा लगता, जैसे सूरज की रोशनी वहां आना भूल गई हो। रात होते ही हवेली से और अजीब आवाजें आने लगीं। कभी छत से किसी के भागने की आहट, कभी दीवारों पर किसी के खुरचने की आवाज। इसी दौरान अर्जुन की दादी सुधा देवी ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता थी और आवाज धीमी। उन्होंने कहा, बेटा, यह सब तुम्हारा भ्रम नहीं है। हमारे परिवार पर बहुत पुराना श्राप है, एक औरत की आत्मा का श्राप। अर्जुन ने चौंक कर पूछा कि आखिर यह श्राप किसका है। दादी ने गहरी सांस ली और एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो उसके रोंगटे खड़े कर गई। करीब 50 साल पहले जब इस इलाके से रेलवे लाइन गुजरनी थी, तो गांव के पास जमीन की खुदाई हुई। उस वक्त एक निर्दोष लड़की को वहां बलि चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि जमीन की रुकावटें हटाने और काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों और गांव के कुछ लोगों ने उस लड़की की हत्या कर दी। उसका खून उसी पटरियों पर बहाया गया था। तब से उसकी आत्मा वहीं बंध गई। सुधा देवी ने आंखें झुकाते हुए कहा, वह आत्मा उन लोगों का पीछा करती है जिनके खून का रिश्ता उस पाप से जुड़ा है, और हर बार जब कोई हमारे परिवार का सदस्य ट्रेन से सफर करता है तो वह आत्मा फिर से जाग उठती है। अर्जुन के सीने में घबराहट और गहरी हो गई। उसके दिमाग में वह खून से सना चेहरा, वह ठंडी छुअन और वह लाल आंखें फिर से घूमने लगीं। अब उसे समझ में आने लगा कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। वही आत्मा, वही स्टेशन वाली लड़की अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। रात गहराने लगी थी। हवेली में सब सो चुके थे, मगर अर्जुन की नींद उड़ गई थी।
वह बिस्तर पर लेटे छत को घूर रहा था। अंधेरे में हर कोना उसे किसी अजनबी की आंख जैसा लगता। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा धीरे से चरमराने लगा। अर्जुन ने कांपते हुए करवट बदली और उसकी आंखें चौंधिया गईं। कमरे की दीवार पर अचानक लाल धब्बे उभरने लगे। वे धीरे धीरे मिलकर शब्द बनाने लगे। धब्बों से खून टपक रहा था और उन शब्दों ने जैसे अर्जुन का दिल थाम लिया। अर्जुन मेरा है। उसके शरीर में खून जम गया। वह चीखना चाहता था मगर आवाज गले में अटक गई। हवेली के अंधेरे कमरे में वह खून से लिखा संदेश उसके सामने चमक रहा था। उसे यकीन हो गया, अब यह आत्मा सिर्फ उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुकी है। हवेली में लौटने के बाद अर्जुन और उसका परिवार एक अजीब खौफ में जीने लगा। पहले तो सबने सोचा कि नई जगह और पुराने माहौल की वजह से अर्जुन को बेचैनी हो रही है, मगर जल्द ही पूरी हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे अपने आप खुल जाते और फिर तेज आवाज से बंद हो जाते। खिड़कियों पर जमी धूल पर जैसे किसी ने खुरचकर अजीब निशान बना दिए हों। कई बार सब सोते सोते अचानक जाग उठते क्योंकि हवेली के लंबे गलियारों से किसी औरत के पायल की धीमी झंकार सुनाई देती। सबसे डरावनी बात तब हुई जब घर के आईनों में एक चेहरा नजर आने लगा। कोई भी जब आईने में देखता तो कुछ पल के लिए उसमें वही लड़की झलकती, खून से लथपथ चेहरा और खाली आंखें। मगर जैसे ही पीछे मुड़कर देखते वहां कोई नहीं होता। अर्जुन हर बार इस चेहरे को और साफ साफ देखता और उसके भीतर डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अर्जुन का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले वह शांत और सोचने समझने वाला लड़का था, मगर अब उसे जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता। कभी वह अचानक नींद से चीखते हुए उठ बैठता तो कभी कमरे की चीजें जोर से फेंकने लगता। उसकी आंखों में अक्सर वही खालीपन नजर आता जैसे वह खुद नहीं रहा। परिवार घबराने लगा। मां कहती कि यह सब किसी बुरी आत्मा का असर है, जबकि पिताजी बार बार समझाते कि यह मानसिक बीमारी है और इलाज से ठीक हो जाएगा। मगर दादी सुधा देवी सब समझ रही थी। उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसे भगाने के लिए हमें इसकी मौत का सच जानना होगा। जब तक इसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होगी यह चैन से नहीं बैठेगी। उनकी आंखों में डर और अनुभव दोनों झलक रहे थे। अर्जुन अब और चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त विवेक को बुलाया और नर्स संध्या से भी मदद मांगी। संध्या ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह आत्मा बहुत खतरनाक है, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर सच सामने लाना है तो हमें इसके अतीत में जाना होगा। तीनों ने मिलकर इस रहस्य की खोज शुरू की। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ, पुराने रिकॉर्ड खंगालना और रेलवे निर्माण की कहानियों को जोड़ते हुए आखिरकार उन्हें सच्चाई की झलक मिली। वह लड़की जिसका खून हर जगह दिखाई देता था, जिसका चेहरा हर रात अर्जुन का पीछा करता था, उसका नाम रागिनी था। साल 1970 में रेलवे लाइन बनाने के दौरान उसे जबरन पकड़कर बलि चढ़ा दिया गया था। लोगों का मानना था कि उसकी बलि देने से काम में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, मगर उसका खून जमीन पर गिरा और उसी खून ने उस जमीन को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। यह जानकर अर्जुन के भीतर बेचैनी और तेज हो गई। उसे लगा मानो रागिनी का नाम सुनते ही हवा और भारी हो गई है। हवेली के कोनों से अजीब आवाजें आने लगी, खिड़कियां अपने आप जोर से हिलने लगी और दीवारों पर दरारें फैलने लगी। रात गहराने लगी थी और आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। धीरे धीरे हवेली के बाहर भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ हवा में जोर से झूलने लगे। खिड़कियां इतनी तेज आवाज से टकराईं कि शीशे चटक गए। पूरा घर कांपने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। बिजली कड़कने लगी और उसी चमक के बीच रागिनी की आत्मा सामने आ गई। उसका चेहरा वैसा ही था, खून से सना, आंखों में जलती हुई आग और आधा कटा हुआ हाथ। अर्जुन के पैरों तले जमीन कांप उठी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें रागिनी की आंखों से टकरा गईं और वह वहीं जम गया। आत्मा उसके सामने खड़ी थी और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, अब तुमसे कोई मुझे नहीं छीन सकता। रागिनी की आत्मा से पहली मुठभेड़ के बाद से अर्जुन की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे थे, कभी जलने के, कभी खरोंच के।
उसकी आंखें अक्सर लाल हो जाती और उनमें अजीब सी चमक दिखाई देती। कई बार परिवार वाले उसे नींद में किसी और भाषा में बोलते हुए सुनते, एक ऐसी आवाज जो उसकी नहीं थी, कभी बहुत भारी, कभी बेहद पतली, जैसे कई लोग एक साथ उसके अंदर से बोल रहे हों। हवेली के कमरे हर रात उसके चीखने और गुस्से से गूंज उठते। विवेक और संध्या इस बदलते रूप को देखकर डर गए थे। वे जानते थे कि अब बात सामान्य नहीं रही। संध्या ने कहा, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह आत्मा इसे पूरी तरह से निगल लेगी। विवेक ने आसपास पूछताछ की और आखिरकार उन्हें एक नाम मिला, पंडित अघोरनाथ। कहा जाता था कि वह तांत्रिक विद्या में निपुण है और आत्माओं से संवाद कर सकता है। डर और उम्मीद के बीच वे दोनों अर्जुन को बचाने की कोशिश में उस पंडित के पास पहुंचे। अघोरनाथ की कुटिया गांव के बाहर सुनसान जगह पर थी। चारों तरफ नीम और पीपल के पेड़ हवा में डरावनी सरसराहट कर रहे थे। अंदर जाते ही धूप और हवन की गंध से वातावरण भारी लगने लगा। पंडित अघोरनाथ लंबे केशों और लाल वस्त्रों में बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब गहराई थी। विवेक ने कांपती आवाज में पूरी घटना बताई। पंडित ने ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोले, यह आत्मा सामान्य भटकती आत्मा नहीं है। इसे अन्यायपूर्वक मारा गया था। उसका खून व्यर्थ बहा और उसी ने उसे बांध दिया। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा वह शांत नहीं होगी। अर्जुन उस समय भी बेचैन होकर पंडित के सामने बैठा था। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अजनबी आवाज में कहा, मेरा खून, मेरा बदला कोई नहीं रोक सकता। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और तुरंत चारों तरफ पवित्र भस्म बिखेर दी। कमरे का वातावरण भारी हो गया। दिए की लौ बेतहाशा डगमगाने लगी और हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। पंडित ने शांत होते हुए कहा, इसका पीछा करने वाली आत्मा का नाम रागिनी है। उसे बलपूर्वक बलि चढ़ाया गया था। उसके कातिल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर विष्णुदत्त और उसके साथी थे। उन्होंने लालच और पाप की खातिर उस निर्दोष लड़की का खून बहाया। अब उसकी आत्मा सिर्फ बदला चाहती है। संध्या ने डरते हुए पूछा, तो इसे शांत करने का उपाय क्या है? पंडित की आवाज गहरी थी, सिर्फ एक रास्ता है, उसकी मौत का सच सबके सामने लाना और दोषियों की आत्मा को सजा दिलाना। अगर ऐसा न हुआ तो यह आत्मा अर्जुन का इस्तेमाल करके बदला पूरा करेगी। विवेक और संध्या ने तहकीकात शुरू की। पुराने कागजात, गांव के बुजुर्गों की बातें और भूले हुए किस्सों को जोड़ते हुए उन्हें सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगी। विष्णुदत्त ने रेलवे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए गांव के लोगों को अंधविश्वास में डाला। उसने कहा कि जमीन को शांत करने के लिए बलि जरूरी है और इस अंधविश्वास के नाम पर मासूम रागिनी को मौत के घाट उतार दिया गया। उस रात उसके चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया था, मगर कोई सामने नहीं आया। उसके खून से पटरियां लाल हो गईं और वहीं से उसका श्राप शुरू हुआ। यह रहस्य जानकर विवेक और संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर अब उन्हें सबसे बड़ा डर यह था कि आत्मा बदले के लिए सिर्फ इतिहास में नहीं अटकी थी, वह वर्तमान में जिंदा थी। पंडित की चेतावनी सच होने लगी। आत्मा चाहती थी कि अर्जुन ही उन गुनहगारों के वंशजों को सजा दे। अर्जुन का व्यवहार दिन ब दिन और भयानक होता गया। वह कई बार रात को हवेली से गायब हो जाता। उसकी आंखों में ऐसी चमक होती कि कोई सामने टिक नहीं पाता। एक रात विवेक ने उसे हवेली के बाहर देखा। वह आधे होश में था और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, खून का बदला, खून से। संध्या ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके शरीर से इतनी ठंडी हवा निकल रही थी कि पास जाना मुश्किल हो गया। कुछ घंटों बाद जब वह लौटा तो उसके हाथ खून से लथपथ थे। आंखों में लाल आग जल रही थी और चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, मैंने पहला काम पूरा कर दिया। गांव में अचानक खून से लथपथ हत्याएं शुरू हो गईं। पहले किसी ने सोचा कि यह डकैती या आपसी दुश्मनी का मामला है, मगर जल्द ही साफ हो गया कि ये हत्याएं साधारण नहीं थीं। हर लाश के पास दीवार या जमीन पर खून से एक ही शब्द लिखा मिलता, रागिनी। ये नाम पूरे गांव के लिए भय का दूसरा नाम बन चुका था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। रात को दरवाजे बंद करके परिवार दियों और मंत्रों का सहारा लेते, मगर डर और भी गहरा जाता। पुलिस भी मामले की जांच में उतरी।
मगर जितने भी सुराग मिले सब सीधे सीधे अर्जुन की ओर इशारा कर रहे थे। गवाहों का कहना था कि हत्या से पहले कई बार अर्जुन को उसी इलाके में भटकते देखा गया। उसकी आंखों में अजीब चमक होती और उसके हाथों पर खून के निशान। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर हर बार किसी अज्ञात डर या अदृश्य शक्ति के कारण वे पीछे हट जाते। अर्जुन का नाम अब पूरे गांव में शाप जैसा गूंजने लगा। अर्जुन का परिवार धीरे धीरे टूटने लगा था। पिता ने हार मानकर उसे हवेली के भीतर बांध कर रखना शुरू कर दिया। रस्सियों से कसकर बांधे हुए भी वह रात को ऐसी चीखें मारता कि पूरा घर कांप उठता। उसकी आवाज कई बार बदल जाती, कभी भारी पुरुष स्वर, कभी दर्द से भरी औरत की कराह। मां आंसुओं में डूबी रहती, भाई बहन उससे दूर रहने लगे। हवेली का हर कोना चीखों और डर से भर गया था। संध्या का डर अब और गहरा हो गया था। उसने विवेक से कहा, मुझे लगता है यह आत्मा अब सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं रही, यह पूरे गांव को बर्बाद करना चाहती है। जब तक इसका अंत नहीं किया गया कोई भी सुरक्षित नहीं है। विवेक भी मान चुका था कि अब आखिरी कदम उठाना ही होगा। आखिरकार उन्होंने पंडित अघोरनाथ को बुलाया। पंडित ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अब वक्त बहुत कम है। यह आत्मा अपनी पूरी ताकत जुटा चुकी है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसी जगह बांधना जहां उसकी बलि दी गई थी। वही उसकी जड़ है, वही उसका कारागार बन सकता है। उसकी आंखें चमक उठी। आज रात ही हमें यह काम करना होगा, वरना वह सबको खत्म कर देगी। आधी रात, जब पूरा गांव नींद और डर के बीच कांप रहा था, विवेक, संध्या, पंडित और अर्जुन का परिवार उसे बांधकर उस जगह ले गए जहां पुरानी रेलवे लाइन के खंडहर पड़े थे। टूटी हुई पटरियां अब झाड़ियों और खरपतवार से ढकी थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम जाईं। पूरा इलाका वीरान था, मगर जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक अजीब सी आहटें गूंजने लगीं। कहीं दूर औरत के रोने की आवाज, फिर अचानक पायल की झंकार। अर्जुन की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी रस्सियां अपने आप ढीली होने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोल रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और वह भारी आवाज में बुदबुदाने लगा, मैं आ गई हूं, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। तभी जमीन हिलने लगी, हवा में तूफान गूंज उठा और अचानक रागिनी की आत्मा पूरे रूप में उनके सामने आ गई। उसका चेहरा और भी भयानक था। खून से सना शरीर, अधूरा हाथ और आंखों में जलते अंगारे। वह हवा में तैर रही थी और उसकी चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। उसने सीधे अर्जुन की ओर इशारा किया और अचानक उसका शरीर झटके खाने लगा। कुछ ही क्षणों में अर्जुन पूरी तरह से उसका माध्यम बन चुका था। उसकी आवाज बदल गई थी, होठों पर भयानक मुस्कान थी और उसने सबकी ओर देखकर कहा, अब तुमसे कोई मुझे नहीं छीन सकता। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। संध्या और विवेक ने मिलकर मशालें जलाईं, मगर आत्मा की ताकत इतनी भयंकर थी कि पेड़ उखड़ने लगे, पत्थर उड़ने लगे और हवेली जितनी पुरानी वह जगह अचानक खून की गंध से भर गई। और फिर रागिनी की आवाज गूंजी, या तो सच स्वीकारो या सबको मार दूंगी। आधी रात की ठंडी हवा में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। पंडित अघोरनाथ कांपते स्वर में लगातार जप कर रहे थे, मगर रागिनी की आत्मा और भी प्रचंड होती जा रही थी। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहराते, आंखों से लाल आग बरसती और उसके चारों ओर भयानक चीखों का कोलाहल था। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, रागिनी, बताओ तुम्हारा असली दुख क्या है? तुम क्यों इस परिवार को नहीं छोड़ती? आत्मा ने अचानक जोर से चीख मारी। उस चीख से पेड़ हिलने लगे और जमीन दरक गई। फिर उसकी आवाज गूंजी, तुम सच जानना चाहते हो? सुनो, उस बलि का दोषी सिर्फ ठेकेदार विष्णुदत्त नहीं था, इस हवेली का मालिक अर्जुन का अपना दादा, उसने भी मेरे खून से सौदा किया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए। अर्जुन के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, नहीं, यह झूठ है। मगर आत्मा ने ठाका लगाया और कहा, झूठ? हवेली की समृद्धि, ये जमीनें, ये वैभव, सब मेरे खून की कीमत पर मिला था। तुम्हारे दादा ने ठेकेदार से हाथ मिलाया था। मेरी चीखों पर तुम्हारे परिवार की नींव रखी गई। अब समय आ गया है बदला पूरा करने का। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके अपने खून ने उसके जीवन को शापित किया है। उसकी आंखों में आंसू भर आए
मगर वह जानता था कि यह सच था। उसके दिल में आवाज गूंजी, तो यही कारण है कि वह आत्मा मुझे छोड़ती ही नहीं। उसने कांपते हुए कहा, तो मैं अपने परिवार के पापों की सजा भुगत रहा हूं। संध्या और विवेक दोनों रो पड़े। उन्होंने आत्मा के सामने हाथ जोड़कर विनती की, रागिनी, अब बहुत हो चुका। अगर तुम सचमुच निर्दोष थीं तो दया करो। अर्जुन का क्या कसूर है, उसे मत छीनो। मगर आत्मा की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उसका कसूर यही है कि वह उसी खून की निशानी है। मेरा बदला उसके बिना पूरा नहीं होगा। इसके बाद अर्जुन का शरीर झटके खाने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। अब वह बोल नहीं रहा था, आत्मा बोल रही थी। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, अब वह मेरा है, हमेशा के लिए। संध्या और विवेक ने पंडित से कुछ करने की गुहार लगाई, मगर पंडित की आवाज टूट चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, अब देर हो चुकी है, आत्मा ने इसे पूरी तरह निगल लिया है। तभी एक बिजली आसमान को चीरते हुए गिरी और चारों तरफ आग की सी चमक फैल गई। अर्जुन की चीख गूंजी और उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। जब धुआं छौटा तो जमीन पर सिर्फ अर्जुन का शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। वे बिल्कुल खाली थीं, गहरी, अंधेरी और ठंडी। सब समझ गए कि उसकी आत्मा अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन बाद हवेली में अजीब घटना घटी। अर्जुन के कमरे से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने लाल धब्बों से भरे हुए थे। अंतिम पन्ने पर कांपते हुए शब्द लिखे थे, यह कहानी मैं खुद लिख रहा हूँ। हर शब्द मेरे खून से लिखा है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैं अब तुम्हारे बीच नहीं, तुम्हारे पीछे हूँ। विवेक ने वह पन्ना पढ़ते ही हाथ से गिरा दिया। खून अब भी गीला था, मानो अभी अभी लिखा गया हो। सबकी रूह कांप उठी। उन्होंने समझ लिया कि अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह खुद आत्मा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। कहते हैं कि इंसान डर से भाग सकता है, मगर उस साए से नहीं जो उसकी रूह को जकड़ ले। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या वाकई उस स्टेशन की हवा में अब भी कोई अदृश्य परछाई मौजूद है? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है और शायद हमेशा बना रहेगा। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और डरावनी लगी तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अधूरी रात को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी और आपको अंधेरे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वो भी इस डरावनी सच्चाई से रूबरू हो सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ जो अधूरी रातों को और भी डरावना बना देगी। तब तक याद रखिए, अंधेरा हमेशा खाली नहीं होता।